अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आवाज आ रही है तो ओके कर दो। अच्छा बच्चों अच्छा बच्चों, आज हमने करने हैं एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। उसकी वजह ये है कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन, और हमने अपने हाफ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस भी पहले कवर कर लिए थे। तो अब हमने कवर करने हैं बाकी बचे हुए एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, और बाकी प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड कुछ बातें रह गई हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल के साथ ही कल डिस्कस करेंगे उनको, और चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। फिर न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे, एक दो दिन में न्यूमेरिकल्स भी खत्म कर देंगे। बहरहाल ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13.11 है। कहता है एक्सप्लेन द इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। आपने इसमें इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन एक्सप्लेन करनी है। फिर आपने ये भी एक्सप्लेन करना है कि किस तरह एक बाउंसिंग बॉल हर केस में बिहेव करेगी। इन ईच केस का मतलब है इलास्टिक कोलिजन में बाउंसिंग बॉल किस तरह बिहेव करेगी, और इन इलास्टिक कोलिजन में कैसे बिहेव करेगी। Give plausible reasons for the fact that kinetic energy is not conserved for most cases। इस दुनिया में ज्यादातर केसेस इन इलास्टिक होते हैं, यानी उनमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। उस बारे में भी आपने इनको गाइड करना। बहरहाल जरा देखिएगा। सबसे पहली बात तो हम करते हैं इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन की। तो इसको मैं डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक दफा फिर कर लेते हैं। इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसको हम डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं। हाँ, एक दफा दोबारा देख लेते हैं जी। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन जो होती है वो ऐसी कोलिजन होती है जिसमें दो बॉडीज जो हैं जब वो आपस में टकराती हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो जाया नहीं होती। ठीक है ना? तो इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन है इन विच काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। ये वो कोलिजन है जिसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। अक्सर बच्चों को इसका मतलब ही नहीं पता होता कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहने का मतलब क्या है। तो वो भी याद रखना, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहने का मतलब ये है कि जितनी आपकी शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी, यानी टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल टू द टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यानी जो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है वही आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है। फर्क नहीं आता, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अगर मैं बात करूं इन इलास्टिक कोलिजन की, तो इन इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो आप चुप करके लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व का मतलब ये है कि आपकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होने वाली। यानी आपकी काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आ जाएगा। बदलाव आने का मतलब ये है, कैसे बदलाव आएगा कि जब बॉडी कोलाइड करेगी तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज लॉस। वो या तो आवाज में कन्वर्ट हो जाएगी, या हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, या किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी। इसमें आपने याद रखना है जो काइनेटिक एनर्जी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात आपने याद रखनी है कि इन इलास्टिक कोलिजन जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी जाया हो जाती है, और इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। अच्छा, इसके अलावा मैंने कुछ बातें आपको बताई थी, और वो बातें मैं भी आपको दोबारा बताना चाहता हूँ। चाहे आपके पास इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम दोनों तरह की कोलिजन में कंजर्व्ड रहता है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन बोथ इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो चाहे आप इलास्टिक कोलिजन करें या चाहे आप इन इलास्टिक कोलिजन करें, जो मोमेंटम आपका है वो क्या रहेगा? कंजर्व। अच्छा, दूसरी बात जो उसने आपसे पूछी है वो है बाउंसिंग बॉल बिहेव किस तरह से करेगी। तो अब जरा बात कर लेते हैं बाउंसिंग बॉल की, कि अगर हमारे पास एक बाउंसिंग बॉल हो तो हाउ विल दैट बॉल विल बिहेव। अच्छा, अब दो केसेस हैं। या तो आप बाउंसिंग बॉल को किसी
हार्ड फ्लोर के ऊपर फेंकें, जैसे फॉर एग्जांपल आप बाउंसिंग बॉल को फेंकें जी मार्बल पर ऐसे, या फिर आप उसको रेत पर फेंकें, ये दो अलग अलग बात। आप अगर एक बॉल को फेंकेंगे हार्ड फ्लोर पर, दिस इज द हार्ड मार्बल फ्लोर, while the other one is the soft sandy floor, यानी दूसरी जगह पर आपने रेत वगैरह रखी है। नाउ इन केस अगर यहाँ पर आपके पास एक बॉल मौजूद है, जैसे ये बॉल नीचे आएगी, जब ये मार्बल के साथ टकराएगी, तो क्या होगा जी, जब ये बॉल नीचे आएगी मार्बल के साथ टकराएगी, तो चूंकि मार्बल हार्ड है, वो इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसको वापस आने देगा, और ये तकरीबन उसी हाइट पर आएगी जहां से आपने इसको ड्रॉप किया था। तो यहाँ पर आपके पास आपने याद रखना है कौन सी कोलिजन होगी, इलास्टिक कोलिजन। तो ये जो चीज है ये क्या शो करती है, दिस शोज द इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब है किनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हुई। अब चूंकि किनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हुई, यही वजह है कि वो सेम हाइट तक पहुंच सकी है। अगर किनेटिक एनर्जी लॉस होती तो वो सेम हाइट तक ना पहुंच पाती। नाउ इन केस अगर आप सैंडी फ्लोर के ऊपर या सॉफ्ट फ्लोर के ऊपर अपनी एक बॉल फेंकते हैं, तो जैसे ये बॉल नीचे गिरेगी, आपको पता है कि जो सैंड है वो अंदर की तरफ धंस जाती है। जब सैंड अंदर की तरफ धंस जाती है तो एनर्जी का लॉस होता है, और जब ये बॉल वापस उछलेगी तो ये उतना नहीं उछलेगी, ये थोड़ा सा ही उछलेगी, यानी इसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो शुरू में इसकी हाइट ये थी, और रीबाउंड होने के बाद यानी टकराने के बाद दोबारा उछलने के बाद इसकी हाइट ये है। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर अच्छा खासा फर्क आ गया है इसमें, इतना फर्क आ गया। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है, और इसको बोलते हैं जी कि आसान अल्फाज में हम ये कहते हैं, ये कौन सी कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है जी, इसमें बॉडी, अगर बाउंसिंग बॉल को देखा जाए तो उसमें बॉडी जो है ना वो वापस उस साइड पर नहीं पहुंच पाती जहां से आपने उसको ड्रॉप किया था, बिकॉज देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। ये प्लॉजिबल रीजंस फॉर द फैक्ट दैट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन मोस्ट केसेस। अब ज्यादातर केसेस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, आपने इसके पीछे आर्गुमेंट देना है। सर एयर फ्रिक्शन से लॉस ऑफ एनर्जी होगी तो बहुत केस इन इलास्टिक को लेंगे, एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया जाता है बेटा। इन केसेस में आप एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते हैं। ये जो केसेस होते हैं ना आपके पास काइनेमेटिक्स के, डायनामिक्स के, मैकेनिक्स के, तो इन केसेस में जो है ना वो आप इग्नोर कर देते हैं। आइडियल केस बनाने के लिए अभी हम रियल केस बनाने लगे हैं ना, कहता है व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन मोस्ट केसेस। तो यहाँ पर ये मोस्ट केसेस लफ्ज का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब है रियल लाइफ। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन रियल लाइफ। अगर आप असल जिंदगी में देखें तो असल जिंदगी में देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऐसा नहीं है कि कोई भी कोलिजन इलास्टिक हो जाए, इन इलास्टिक होती है। अब वो बताना आपने ये है कि वो इन इलास्टिक कोलिजन होती क्यों है, यानी इन काइनेटिक एनर्जी लॉस क्यों होती है। तो बेटा पहली चीज तो आपके पास है फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस, और दूसरी चीज है एयर फ्रिक्शन। अब देखा, अब हम रियल लाइफ की बात कर रहे हैं, असल जिंदगी की। तो असल जिंदगी में हमने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं किया, हमने कहा कि असल जिंदगी में काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, और उसके लॉस्ट होने की वजह क्या है, एयर फ्रिक्शन। लेकिन जब हम आइडियल केस डिस्कस करते हैं ना, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो एयर फ्रिक्शन है वो है ही, जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में कहा था कि एयर फ्रिक्शन है। हाँ जी, अगर किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछिए। अगर समझ आ गई है तो ओके करें काइंडली। सफा बच्चे आपको समझ आई है, इब्राहिम, माहम, तूबा, सादिया, आतिका, आरफा, आप लोगों को बच्चे समझ में आई है, रिस्पॉन्स करें शाबाश जल्दी से। हाँ चलें बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और या तो आपने सर इसी वजह से स्पेस स्टेशन, जी बिल्कुल बिल्कुल, जी इब्राहिम बच्चे यही वजह है, यही वजह है। चलें बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 3 तक गिनूंगा, 1, 2,
थ्री। चलें जी, अब अगला सवाल देखें। 13.12 कहता है जी कि एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने ये बताना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। आपने टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशनशिप निकालना है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का रिलेशनशिप निकालना है, और फिर कहता है जी शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कुछ बातें यहाँ पर हमने प्रूव करनी है, जरा देखिएगा। सबसे पहली चीज तो आपने यहाँ पर देना है प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है जी। हाँ जी, कोई कहेगा, कोई बताएगा हमें प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। हाँ, में से को बताना चाहता है। बिल्कुल, टू डिमेंशनल मोशन। अगर कोई बॉडी दो डिमेंशंस में मूव कर रही है तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, टू डिमेंशनल मोशन। लेकिन आपने एक लफ्ज नहीं बोला, टू डिमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो टू डिमेंशनल मोशन तो है, लेकिन देयर इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी बात याद रखनी है, ये पॉइंट जरूर डिस्कस करना है। जी जी बिल्कुल, इज हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल। फिर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करके देना है आपने यहाँ पर। तो देखिएगा जरा, हमने कल भी ये वैसे डिराइव किया था, लेकिन एक दफा दोबारा आप लोग के लिए करवा देता हूँ। आप लोग को पता है डिस्टेंस का फार्मूला होता है VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। आप डिस्टेंस को कह दें y, इनिशियल वेलोसिटी भी y वाली ले लें, टाइम प्लस 1/2 एक्सलेशन भी आप y वाला ले लें, साथ आएगा टाइम का स्क्वायर। ठीक है जी। अब आप क्या करें जी, अब आपको पता है ना, अब आपको पता है कि जो y है वो तो जीरो है, क्योंकि हमने सीधा मोशन का टाइम निकालना है, तो y विल बी जीरो। VI जो है वो बराबर होता है VI साइन थीटा के, साथ आपके पास आएगा t प्लस 1/2। जो AY है वो बराबर होता है -g के, साथ आएगा t का स्क्वायर। ऊपर जाते हुए a की वैल्यू -g होती है y एक्सिस पर। अब आपके पास आएगा 0 इज इक्वल टू VI साइन थीटा t -1/2 GT का स्क्वायर। ये माइनस कहाँ से आया जी, ये जो -g के साथ है ना, ये इधर प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर क्या आ गया माइनस। अब ये जो आपके पास सारा फैक्टर है ना 1/2 GT का स्क्वायर, ये इधर माइनस का, इधर आगे कौन सा हो जाएगा प्लस का। तो जब आप उसको परली साइड पर लेकर जाएंगे तो आपके पास आएगा 1/2 GT का स्क्वायर। परली साइड पर आपके पास है VI साइन थीटा टी। यहाँ से अगर आप गौर करें तो ये वाला t इस t स्क्वायर से कैंसिल, और यहाँ पर आपके पास ये जो 2 है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उस साइड पर आपके पास एक सिंगल t बचेगा, इधर मल्टीप्लाई हो गया 2VI साइन थीटा, और g उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर आके g क्या हो जाएगा डिवाइड। ये बच्चे आपके पास बन गया टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी प्रोजेक्टाइल को उड़कर आने में कितना वक्त लगता है, वो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ये g जो है इधर आकर क्या हो गया डिवाइड हो। दूसरी चीज आपने मालूम करके देनी है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड द रेंज। रेंज मालूम करना भी बड़ा आसान है। रेंज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी आप कितनी दूर जाके आपने ऑब्जेक्ट को गिराया। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आप बोलेंगे x, ठीक है। साथ आप लिखेंगे VI x p प्लस 1/2 AXT का स्क्वायर। सब कुछ x वाला, VI भी x वाला, A भी x वाला। x को आप एज इट इज रहने दें, VI x होता है VI cos थीटा, साथ आएगा टाइम प्लस 1/2। x डायरेक्शन में एक्सलेशन जीरो था। अब कोई बच्चा में से मुझे ये बताया कि x डायरेक्शन में एक्सलेशन जीरो क्यों था। AX जीरो था ना, लेकिन क्यों था आप लोगों ने बताना है जी, मैं वेट कर रहा हूँ, आप बताएं।
जी बिल्कुल, हमने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया था जिस वजह से ए एक्स 0 था। अच्छा, अब आप क्या करें जी, ये आपके पास आपकी रेंज है और यहाँ पर टाइम है। इस टाइम में आप ये टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फार्मूला पुट कर लें। जब आप ये टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फार्मूला पुट करेंगे, आपके पास एक्स आएगा वी आई कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट है आपके पास 2 VI साइन थीटा डिवाइड बाई जी। एक्स आपके पास आएगा जी VI कॉस थीटा, सॉरी, अब हम इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो ये 2 पहले आ जाएगा, 2 आ जाएगा, वी आई से मल्टीप्लाई होगा, वी आई का स्क्वायर आएगा, साथ आएगा कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय जी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2 है और उसके साथ लिखा है कॉस थीटा साइन थीटा। तो 2 cos थीटा साइन थीटा जो है ना, वो बराबर होता है sin 2 थीटा। तो आप ये 2 cos थीटा और साइन थीटा की जगह लिख देंगे sin 2 थीटा। एक्स आपके पास आएगा VI स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय जी। ये आपके पास फार्मूला बन जाता है रेंज। अगर आपने रेंज मालूम करनी हो तो इस फार्मूले से। कल भी ये डेरिवेशन करवाई थी, आज जरा एक्स्ट्रा एक दफा दोबारा करवा दी है। चलें जी, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको इसका लास्ट पोर्शन भी करवाना है अभी। आपको जल्दी करें, जरा स्क्रीनशॉट लें इसका। 3 तक गिनूंगा। 1 2 3, ओके बाय। अब लास्ट बात है, कहता है जी आपने ये बताना है कि जो रेंज है ना, रेंज वो 45 डिग्री के एंगल पर मैक्सिमम होती है। तो अभी देखें कि हमने रेंज का फार्मूला क्या निकाला। रेंज का फार्मूला निकाला है VI स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय जी। अब अगर आप बात को तवज्जो से समझे तो ये लिखें, ये लिखा है sin 2 थीटा, और जो आर है उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, sin 2 थीटा यानी कि एंगल पर डिपेंड करती है। अब देखिएगा जरा आपके पास, अब sin 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है 1। sin 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है, 1। और अगर मैं sin 2 थीटा की जगह 1 पुट कर दूंगा तो मेरे पास मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। यानी अगर मैंने मैक्सिमम रेंज मालूम करनी है, रेंज मैक्सिमम, तो मुझे करना पड़ेगा VI स्क्वायर, और जो sin 2 थीटा है वो पूरे की जगह 1 आना चाहिए डिवाइड बाय जी, और ये बनेगा VI स्क्वायर डिवाइड बाय जी। तो आपकी जो मैक्सिमम रेंज है वो तब बनेगी जब आपका sin 2 थीटा का आंसर 1 आएगा, क्योंकि sin 2 थीटा का आंसर जो 1 है, ये sin 2 थीटा का मैक्सिमम आंसर है। दिस इज द मैक्सिमम आंसर ऑफ sin 2। समझ रहे हैं बात? अच्छा, अब sin 2 थीटा 1 कब होता है? देखें, आप सबको पता है कि sin 90 डिग्री 1 होता है ना। तो sin 2, और अगर मैं थीटा की जगह 45 लगा दूं तो आपके पास आएगा 1, और 245 से होता है 90, तो sin 90 डिग्री क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर मैं 45 डिग्री का एंगल लूँ तो sin 2 थीटा में आकर वो sin 90 डिग्री बन जाएगा, जो कि आंसर कैसा देगा, मैक्सिमम आंसर। और जब आपका आंसर मैक्सिमम आएगा तो आपकी आर की वैल्यू भी क्या आएगी, मैक्सिमम। तो आपने ये शो करना है कि sin 90 डिग्री जो है वो 1 है। तो आपने याद रखना है कि हैंस रेंज इज मैक्सिमम व्हेन एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर आप देखें 245 से मल्टीप्लाई हुआ था तो 90 आया था। तो असल एंगल 90 नहीं है, 45 है। हाँ जी, जितने लोगों को ये बात समझ आई है वो ओके करें, जिनको नहीं आई मैं दोबारा बता देता हूँ। बस आपने ये बड़ा ही हानिकारक एमसीक्यू है, और कभी जिंदगी में नहीं एमसीक्यू भूलना आपने। शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं भूलना वैसे तो, लेकिन एमसीक्यू तो बिल्कुल ही नहीं भूलना ना आपने। क्या एमसीक्यू आपने याद रखना है? एमसीक्यू में वो कहेगा जी मैक्सिमम रेंज व्हेन थीटा इज इक्वल टू, रेंज मैक्सिमम किस एंगल पर होती है? ऑप्शन देगा वो 90 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। हाँ जी, क्या आंसर देंगे अगर वो आपसे इस तरह का एमसीक्यू पूछ लेता है? बिल्कुल, ये एमसीक्यू गलत नहीं करना। आपकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 45 डिग्री पर होगी, और इसको हम कुछ ऐसे समझ लेते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, आप सबसे पहले प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं 30 डिग्री के एंगल पर। तो ये आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो गिरेगा 30 डिग्री के एंगल पर। 1 मिनट दीजिएगा।
तो ये जो है ना, ये आपका जो प्रोजेक्टाइल है ये कितने डिग्री पर गिरा है, 30 डिग्री पर। चलें ये एंगल जो है ना मैं वो साथ लिख देता हूँ यहाँ पर। ये आपका प्रोजेक्टाइल कितने डिग्री पर गिरा है, 30 डिग्री। अब अगर आप एंगल इसका बढ़ा के 60 डिग्री कर दें तो ये कुछ ऐसे मूव करेगा। ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है ये 60 डिग्री पर गिरा है। और अगर आप 45 डिग्री की बात करें, ये आपके पास 45 डिग्री। तो अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री की एंगल पर फेंकेंगे तो वो सबसे दूर जाएगा, उसकी रेंज सबसे ज्यादा होगी। बात पहले पढ़ी है ये डायग्राम के जरिए कि नहीं, ये समझाने का तरीका था आप लोगों को ये। अगर आप 30 डिग्री पर फेंकेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल का रास्ता होगा, वो यहाँ पर गिर जाएगा कि इतनी आपकी रेंज होगी। अगर आप उसको 60 डिग्री पर फेंकेंगे तो यहाँ गिर जाएगा, ये आपकी रेंज होगी। और अगर आप 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो ये आपकी रेंज होगी सबसे ज्यादा। चलें बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें, 3 तक गिनूंगा, शाबाश जल्दी से। 1 2 3, ओके बाय। मीटिंग दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, मैं एंड कर रहा हूँ, अभी ज्वाइन करनी है आप लोगों को।